हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। ये परसेंटेज का 7वां पार्ट होगा। इसके पहले 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उन 6 पार्ट्स के नोट्स बना लें, उनको देख लें अच्छे से और उनको समझ लें, उसके बाद इस पे आएँ। ये पार्ट बेसिकली परसेंटेज के उन क्वेश्चन के लिए है जिनमें हमको वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता होती है ना। ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे में इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो ये पार्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज़ मैं बार बार देखिए कह रहा हूँ आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है, नहीं तो क्या करेंगे, लगातार आप लोग वीडियो देखते रहेंगे और ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो ये जो 15 मिनट 12 मिनट के एक पार्ट हैं, इनको आप लोग बाद में 2 मिनट 3 मिनट में रिवाइज कर लेंगे कि अच्छा इस पार्ट में इस तरीके से चलना है, और आपको रिकॉल हो जाएगा, जल्दी याद आ जाएगा। ठीक है, तो नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए। इस पार्ट को देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद और सवाल उसी पे आधारित करेंगे और धीरे धीरे लेवल को हम लोग टफ करते हुए जाएंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में कला में 35% छात्र फेल हो गए, है ना। और संस्कृत में कह रहा है, 60 में लिख दे रहा हूँ, 25% छात्र फेल हो गए। दोनों में माने आर्ट और संस्कृत में कंबाइंड रूप से 20% छात्र फेल हुए हैं। कह रहा है कि कुल जो पास हुए परीक्षार्थी हैं या छात्र हैं, पास्ड स्टूडेंट, वो 600 हैं। तो कितने लोग फेल हो गए हैं, है ना। क्वेश्चन को समझिएगा। किसी एग्जाम में आर्ट में 35% छात्र फेल हुए, संस्कृत में 25% छात्र फेल हुए, दोनों में मिलाकर के 20% छात्र फेल हुए हैं। जो पास हुए परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या 600 है। तो कितने लोग फेल हुए हैं, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको देखना है कि ये कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, 2 हैं, तो 2 सर्किल आपको ड्रा कर लेना है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई, एक आर्ट है और एक संस्कृत है। एक में हम लोगों को आर्ट लिख लेना है, एक में संस्कृत लिखना है। अब सबसे पहले हमको देखना है कि दोनों में कितने फेल हुए, तो दोनों में 20%, तो 20 हमको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 20 हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब हमको देखना है कि आर्ट में टोटल कितने भाई, तो आप कहेंगे कि 35%। 20 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 35 में से 20 को घटा देंगे, क्योंकि हमको ये आर्ट वाले सर्किल में 35 करना है। तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, तो 15 और 20 मिला करके 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि संस्कृत में कितने लोग फेल हैं, तो आपका आंसर होगा कि 25%। अच्छा, 20 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कितना लिख दें कि ये 25 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 5%। ठीक है, अब ये वो विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, इनको आपको पास होने के सीक्वेंस में भी दे सकता था कि 65% पास हो गए, यहाँ 75% पास हो गए, यहाँ 80% पास, इस तरीके से भी दे सकता था। लेकिन आपको जो डायग्राम खींचना है वो आपको फेल होने के टर्म में खींचेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, अब हमको जो टोटल फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत है, अगर हम ज्ञात करें तो 15, 5, 20, 20, 40% फेल हो गए हैं टोटल। अगर 40% फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत लोग पास हुए होंगे भाई, 60%। 60% का मान कितना दिया हुआ है, पास स्टूडेंट का 600, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 600 बटे के 60 बराबर 10। 1% का मान 10 है, तो फेल स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो 40 है, तो 40% का मान कितना हो जाएगा भाई, 40 गुणे के 10 बराबर 400। देखिए फ्रेम में अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ 60% का मान 600 आया, तो 1% का मान हम लोगों ने निकाल लिया, 600 बटे के 60 करके तो 10 आया। इस 10 का गुणा 40 में किए हैं तो 400 आ गया है। ठीक है, एक बात फिर से ध्यान दे दीजिए कि इसमें
नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ईच सब्जेक्ट भी दे सकता था कि माने एक विषय में कितने प्रतिशत लोग पास हुए हैं, पर जब आप डायग्राम खींचेंगे तो आपको फेल होने के सीक्वेंस में ही खींचना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि फिजिक्स में, किसी एग्ज़ाम में फिजिक्स में 65% छात्र फेल हो गए, केमिस्ट्री में 50% छात्र फेल हो गए और दोनों में 40% छात्र फेल हो गए। तो पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, दो सब्जेक्ट है, दो सर्किल खींचेंगे हम लोग, यहाँ फिजिक्स, यहाँ केमिस्ट्री। अब दोनों में कितने फेल हुए हैं तो आप कहेंगे 40%। फिजिक्स में कुल कितने हुए हैं तो 25, तो 25 यहाँ पे लिखना होगा हमको। कुल 65% हुए हैं, 40 हम लोग ऑलरेडी लिख लिए इसलिए हमको 25 लिखना पड़ा है। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में कुल 50% हैं, 40 हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 10% यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब कुल फेल होने वाले कितने हैं भाई, तो आप कहेंगे 40, 10, 50 और 25, 75%। ये फेल हो गए तो 25% पास हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एग्जाम में साइंस में 90% छात्र पास हुए हैं, सोशल साइंस में 85% छात्र पास हुए हैं। दोनों में जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं, साइंस प्लस सोशल साइंस, 8% छात्र फेल हो गए हैं। तो यहाँ बताइए कितने लोग फेल हुए हैं भाई, 10% आपका आंसर होगा। और यहाँ कितना होगा 85%। ठीक है, अब वेन डायग्राम अगर हम खींचें, यहाँ साइंस है, यहाँ सोशल साइंस है, 2 ठो यस लिख दे रहे हैं 60 में। ठीक है, तो दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं भाई, 8। खाली साइंस में कितने फेल हैं तो आप कहेंगे 10। 10 करने के लिए यहाँ पे कितना लिखना होगा, 2। और सोशल साइंस में 15% फेल हैं तो 15 करने के लिए यहाँ पे 7 लिखना होगा। टोटल कितने फेल हो गए भाई, आपका आंसर आएगा 8, 7, 15, 2, 17%। तो कितने पास हो गए, आपका आंसर आ जाएगा 83%। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एग्जाम में कुल 600 छात्रों ने परीक्षा दिया, उसमें से 72% छात्र मैथ में पास हो गए। ये पास इन मैथ होना चाहिए था, पर मैथ है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है 70% छात्र पास इन इंग्लिश है, माने अंग्रेजी में पास है। और आगे दिया हुआ है कि 25% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए हैं, माने मैथ प्लस इंग्लिश में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने छात्र फेल हुए हैं कुल, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। और ये सब्जेक्ट 3 और 4 भी हो सकते हैं। आगे एक सवाल लूँगा, उससे समझाऊंगा मैं।
है ना। आपको घबराना नहीं है, अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 हो जाएंगे तो उसको भी खींच लेना है इसी तरीके से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैथ, यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश। दोनों में फेल कितने हैं भाई? 25। अच्छा, यहाँ पे फेल कितने हो जाएंगे? अगर मैथ में 72% लोग पास हैं तो फेल हो जाएंगे 28%। यहाँ पे 70% लोग पास हैं तो फेल हो जाएंगे 30%। तो अब बताइए मैथ में यहाँ हमको कितना लिखना चाहिए? कुल 28 होने चाहिए, 25 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पे होना चाहिए 3। और इंग्लिश में कुल 30% होना चाहिए था फेल वाले में, 25 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये कितना हो गया भाई? 5। अब हम ऐड कर दें तो कुल फेल कितने हैं? 33%। अब हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, माने ये 100% का मान दिया हुआ है। अगर 100% का मान 600 दिया हुआ है तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई? 600 बटे के 100 करेंगे आप, ये 6 आ जाएगा। अब 33% का मान 33 गुणा 6 कर लीजिएगा आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 30 छक्का 180 और 3 छक्का 18 ऐड कर देंगे तो 198। ये फेल हो गए हैं। इसमें पास वाला भी आपसे पूछ सकता था तो आप क्या करते? 67 में 6 का गुणा कर देते, या इसी 198 को 600 में से घटा देते, तब भी आ जाता। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ये पार्ट। एक और क्वेश्चन लेंगे और उससे हम समझेंगे कि 2 से अधिक अगर विषय दिए होंगे तो कैसे हम लोग करेंगे उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एग्ज़ाम में फिजिक्स में 28% लोग फेल हो गए, केमिस्ट्री में 34% लोग फेल हुए, बायोलॉजी में 26% लोग फेल हो गए। तीनों में दिया हुआ है आगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी में 4% लोग फेल हो गए। आगे दिया हुआ है कि केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी में 12% लोग फेल हो गए। और कह रहा है कि जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनकी संख्या 12 है ना। तीनों में फेल होने वालों का प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है 4 और तीनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 12 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है तो 3 सर्किल खींचना होगा। यहाँ फिजिक्स लिख लें, यहाँ केमिस्ट्री लिख लें, यहाँ बायो लिख लें। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा है ये तीनों में कॉमन है ना। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है। तो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में फेल होने वालों का प्रतिशत कितना है भाई? 4। तो हम लोग 4 यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे एक टर्म दिया हुआ है कि केमिस्ट्री प्लस बायो में 12% लोग। ठीक है, अब ये आप हिस्सा देखिए, ये दोनों में है, केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी है। इसमें 4 हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना आना चाहिए 12 करने के लिए हमको पूरा? तो आपका आंसर होगा कि 8 आना चाहिए था। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको पूरा करते हैं कि केमिस्ट्री में भाई कितने लोग फेल हैं? पूरे 34%। तो 8 और 4 12 आपने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, तो यहाँ पे 34 पूरा करने के लिए कितना चाहिए होगा? तो आपका आंसर होगा 22। बायोलॉजी में हमको 26% करना है, 12 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो आपका आंसर होगा 14। फिजिक्स में टोटल 28% हैं, 4 ऑलरेडी इसमें फिजिक्स में भी है इंक्लूडेड, क्योंकि ये हिस्सा फिजिक्स में भी कॉमन है। तो इसको देखते हुए हमको 28 पूरा करने के लिए यहाँ कितना लिखना होगा भाई? 24%। समझ में आ गया बात? एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग कि ये तीनों में कॉमन था, तो तीनों में फेल होने वालों का प्रतिशत हमको 4% दिया हुआ था, तो हमने 4 लिख लिया। फिर हम लोगों को पता चला कि भाई केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो फेल हुए हैं वो 12% हैं, तो हमने यहाँ पे 12 पूरा करने के लिए 8 लिख लिया। अब ये 8 और 4 12 हो गया। अब हमने देखा कि केमिस्ट्री में पूरे 34% थे, 12 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो 34 पूरा करने के लिए यहाँ कितना लिखने की ज़रूरत थी? 22, तो हमने 22 लिख लिया। आगे बायोलॉजी में हमको 26 पूरा करना था,
12 ऑलरेडी लिखा जा चुका था, तो 26 पूरा करने के लिए यहाँ 14 लिखना पड़ा। अब फिजिक्स में कुल 28% थे, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 28% थे, यहाँ पे 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमको खाली 24 लिखने की आवश्यकता थी, तो हमने 24 लिख दिया। अब इसमें यहाँ पे भी कॉमन दे सकता था कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं, केमिस्ट्री और सब्जेक्ट में फिजिक्स और बायो में कितने हैं, तो हम उनको यहाँ लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये टोटल फेल होने वाले छात्र हैं, तो इनका परसेंटेज ऐड कर लें हम लोग। 24 4 28, 28 8 36, 36 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 36 और 14 50, और 50 में 22 जोड़ेंगे तो 72। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में गलती होगा तो देख लीजिएगा आप लोग। ये टोटल फेल होने वाले कितने हैं, 72%। तो पास होने वाले कितने होंगे भाई, 28%। ठीक है, अब यही पास होने वाले छात्रों की संख्या हमसे पूछ रहा है, 28% का मान कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे जो 4% है उसका मान 12 है, तो अगर 4% का मान 12 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, 12/4 बराबर 3। अब 28% का मान कितना हो जाएगा, 28 × 3, 20 × 60 और 8 × 24, 60 में 24 जोड़ देंगे तो 84 आ जाएगा। ये 84 लोग पास हुए हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, कैसे वेन डायग्राम खींचना है ये भी समझ में आया होगा। और ये आपको कई बार स्टैटिक्स के क्वेश्चन दे देते हैं तो वहाँ पे भी काम करेगा, तो इसलिए आप इस पर ध्यान दें। कई बार रीजनिंग में भी काम करेगा। ठीक है, खैर ये परसेंटेज में है तो हमने परसेंटेज में इसको बताया हुआ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका नोट्स बना लें और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बाकी जल्दी ही हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद उन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा भी लगेगा कि सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं इन्हीं पार्ट्स को पढ़ने के बाद। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।